पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 दिन के अंदर 5 लोगों की सिविलियन किलिंग हुई है। और जब ये सिविलियन किलिंग हुई है तो जम्मू कश्मीर पर केंद्र की तरफ से जो बयानात दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बेहतर बनाया गया है, अलगाव और आतंकवाद पर लगाम कसी गई है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं बड़े सवाल और कहा जा रहा है कि हालात इतने ज्यादा अब खराब हो रहे हैं शहर श्रीनगर के अंदर कि कोई भी गारंटी न दे सकता है और ना ही ले सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, जब ये पूरा मामला चल रहा है तो आज हमने क्या कुछ देखा कि सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर देखा, जगह जगह पर फ्रिस्किंग और चेकिंग भी चल रही थी। ताहम पुलिस के मुताबिक इस पूरे शूट आउट के दौरान श्रीनगर पुलिस के मुताबिक कई अहम सुराग जो है वो मिले हैं और बहुत जल्द कातिल तक पकड़ा जाएगा। इधर जिस तंजीम पर यह पूरा शूट आउट करने का कल मामला चला गया है, उसका मानना है, वो टीआरएफ जो है उनका मानना है कि देखिए कई बार हमने ये मामला जो है बिंद्रू मेडिकेट का मामला है, उसको समझाने की कोशिश की, उन्होंने माना नहीं। इसके बाद हमने ये कदम उठाया है और इस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग एजेंसीज और दीगर तंजीमों के साथ रहेंगे उनके साथ इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो बन सकती है। तो फाइनली जो खबर अब इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं केंद्र सरकार के उस बड़े फैसले पर जो फैसला लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल और सिक्योरिटी सिचुएशन ग्रिड जो है वो काफी मजबूती के साथ काम कर रहा है। इस पर हम जरा बात करेंगे, तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस तरीके की है, क्या जो बयानात दिए गए हैं, जो रिपोर्ट कार्ड सामने रखे गए हैं, क्या वो रिपोर्ट कार्ड सही है या उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर कोई कमी है। तो हमारे साथ 3 मेहमान ज्वाइन करेंगे जी। एक तरफ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी उनका। मारूफ तजिया निगार सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब आपका। और मेरे से कांग्रेस की तरफ से सलमान निजामी साहब जो जम्मू कश्मीर के मामले पर गहरी नजर रखते हैं वो भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब, तजिया की शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो सूरत हाल बन रही है और जो गुज़श्ता दिनों मरकजी हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट कार्ड सामने रखी गई है, कितना आपको ग्राउंड जीरो पर वो सही नजर आ रहा है और आज की सूरत हाल को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया उसके बाद ये बावर कराने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप जो हकाइक हैं वो उसके बरक्स हैं। तशद्दुद आमेज़ इस वाकयात में ये आए रोज ये कहा जाता है कि उसमें कमी आई है, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा दिख नहीं रहा है। श्रीनगर को ये कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री जोन बना दिया गया है, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और अगर पुलिस का माने तो पुलिस का मानना है कि इसके पीछे अस्करियत पसंदों या मिलिटेंट्स का हाथ है, तो जो ये मुतजाद मामलात है ये बिल्कुल सामने आ रहे हैं। यानी जमीनी सतह पर कोई खातिर खा तब्दीली नजर नहीं आ रही है। देखें काफी कोशिशें हुई है, यानी अगर आप ये देखें कि जिस तरह से भी अलगाववाद हो उसको यानी उस पर लगाम कसने की बातें की गई है, लेकिन क्या इसमें कामयाबी हासिल हुई है, ये एक बड़ा सवाल मेरे ख्याल से इंतजामिया के सामने है। सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने शुरुआत तो कर दी है, मैं सलमान निजामी के साथ पास भी चलूंगा, लेकिन अल्ताफ ठाकुर साहब जरा आपके पास आता हूं। सूरत हाल किस तरीके से आप देख रहे हैं और जो लगातार दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कह रही थी कि हालात बेहतर हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, कमर तोड़ दी गई है अलगाववाद और आतंकवाद की, क्या वाकई तौर पर वो सब कुछ ग्राउंड जीरो पर है? साहब जहां तक 5 अगस्त के बाद हालात का आप तजिया करें कि देखिए हर कोई जिशूर इस बात को तस्लीम भी करता और मानता भी हालात बेहतर हुए हैं, ठीक है। यहां सबसे बड़ा एक हवा जो पैदा की थी कि गिलानी के मरने पर पता नहीं क्या होगा, और आप देखें कि गिलानी के मरने पर एक पत्थर भी नहीं चली है पिछले 2 साल में, कहीं एक पैलेट भी नहीं चली, कहीं एक बुलेट भी नहीं चला। ये सीधी सी बात है कि हालात किस हद तक नॉर्मल हुए, ठीक है। जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक है, देखिए हर जगह आतंकवादियों पर ताकुब करके उनको मार डाला जाता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज के डेट में आतंकवादियों में वो हिम्मत नहीं है, दहशतगर्दों में वो हिम्मत नहीं रही कि अब वो किसी कैंप या किसी पुलिस पार्टी पे सामने आके हमला करेंगे। इसलिए कायरों की तरह और बुजदिलों की तरह उन्होंने अब दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई है, वो नहते
और बेबस लोगों पे पीछे से आके वार करता है, जो एक कंडेमेबल सेटअप है जिसका हम कोई लफ्ज है। लेकिन जहां तक हालात की बात की, देखिए न कहीं हड़ताल रहा, न कोई पत्थर रही, और न वो अलगावाद जो लेकिन एक बड़ा सवाल है, 3 दिन में 5 सिविलियनों की कैजुअलिटी होना और हाई सिक्योरिटी जोन में उसमें कुछ लोगों की किलिंग हुई है। तो क्या मैं ये मानूं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में फेलियर है, या सिक्योरिटी एजेंसीज के तालमेल में कमी है, या फिर मिलिटेंट अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं आज भी कि आप जितने भी नाके डालें, आप जितने भी शिकंजे कसें, अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे वो सिविलियन टारगेट करके ही दिखाए? देखिए गवर साहब, श्रीनगर बहुत ही एक गंजान इलाका है, बहुत बड़ा शहर, और यहाँ लाखों की तादाद में आबादी है। अब कुछ 1-2 अनासिर, 4-5 अनासिर जो बुजदिलों की तरफ से आके पीछे वार करते और ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा है। लेकिन हकीकत में यह है कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही, और वो टिमटिमाती दी की तरह अब कहीं ना कहीं से अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, देखिए ठीक है, श्रीनगर में 3 दिन में 5 जो लोग शहीद किए गए, मारे गए, हमारे लिए चिंता की बात है और हम इसको कंडम करते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रही है। कहीं ना कहीं ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम अभी जिंदा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ उनमें नहीं रही है कि वो सामने आके सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ या आर्मी के साथ लड़े। इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए पाकिस्तान के शहर पे आके उन्होंने अब नहते, और खासकर नहते नहीं, और आम सिविलियन जो कारोबारी लोग हैं, जो रोजमर्रा की रोटी कमाने के लिए आते हैं, उन पे अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। इसके पीछे यही उनकी मैसेज है कि हम जिंदा है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ उनको पकड़ा जाएगा या उनको मार डाला जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। सिप्ती आजम साहब, श्रीनगर से बाहर भी जब हम देखते हैं, नॉर्थ कश्मीर की ओर या साउथ कश्मीर की ओर देखते हैं, तो बड़ी टारगेट किलिंग्स हुई। पंचों को टारगेट किया गया, बीडीसीज को टारगेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस के दावे हुए कि एनकाउंटर्स में उन लोगों को मारा भी गया है। तो क्या आपने 90s को भी देखा है, 90s के अंदर आपने बड़ा मुश्किल काम भी देखा है किस तरीके से हुआ है, तो फीलिंग्स क्या कुछ अभी आ रही है? क्योंकि मैं बहुत सारे तज्जिए पढ़ रहा था कुछ लोगों के, वो कह रहे हैं कि जनाब सूरत हाल बहुत ही वो मखदूश है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। देखिए, मैं आपको 2 चीजें वादे करना चाहता हूं। एक ये है कि भले ही ये कहने में कोई नहीं है कि जो कोई भी कह सकता है, किसी की जबान पे आप कब्जे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2019 के बाद तशद्दुद आमेज वाकयात की बात करें, आप इनकाउंटर्स की बात करें जिसमें मिलिटेंट मारे गए हैं, बज़ाहिर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसकी तादाद देखिए। अगर इसको कंपेयर आप 2018 से करेंगे तो बहुत ज्यादा हुई, इजाफा हुआ है। 2020 में उससे ज्यादा इजाफा हुआ है। 2021 में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह की सिक्योरिटी सिनेरियो है उसमें तो इस पे कदगन होनी चाहिए थी। एक तरफ इनकाउंटर्स का सिलसिला पूरे वादी में, चाहे वो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी जारी है, तो दूसरी तरफ जो ये नया सिलसिला है, 90s में जब यहाँ पर मुसल्लह लोगों ने अपनी तहरीक शुरू की थी, तो इसी तरह के वाकयात पहले रोनुमा हुए थे। यानी टारगेट किलिंग से ही इसकी शुरुआत हुई है। और मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ही यानी लम्हे फिक्रिया होना चाहिए कि जिस तरह से अब की बार सूरत हाल बनी है वो इंतहाई गंभीर है। सब कह रहे हैं कि जनाब सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे पॉलिटिकल पार्टियां बताने की कोशिश कर रही है। ग्राउंड जीरो पर सूरत थोड़ी सी उस तरीके की बन रही है जहां पर रिसर्च और रिथिंक करने की, पॉलिसी को बनाने की जरूरत है। तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि जब वज़ीर दाखिला साहब आएंगे कुछ नई हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा, या जो लगातार महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है कि जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं उन बयानों में और ग्राउंड जीरो में काफी फर्क है? इनिशिएटिव के बगैर कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। आप ये देखें, इसी रिजीम में जो इस वक्त नई दिल्ली की मौजूदा रिजीम है, अगर आप ये देखें नागालैंड में उन्होंने किस तरह का पैक्ट किया है। यानी उन्होंने वहां पर यानी जो मुसल्लह तहरीकें थी उनको भी क्रश करने के साथ साथ एक बाज़ाब्ता तौर पर एक बातचीत का आगाज किया और उनके साथ एक पैक्ट के तहत वहां पर यानी अमन कायम करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर कश्मीर में ऐसा नहीं किया गया तो मुझे बज़ाहिर यानी एज अ
तजिया या एनालिस्ट, मुझे अभी ये दिख नहीं रहा है कि जमीनी सतह पर कोई तब्दीली नजर आ रही है। ठीक है जी, अल्ताफ ठाकुर साहब, कैसे आप इस तजिए को देखेंगे जो सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब करें, और उसके बाद फटाफट से मैं सलमान निजामी साहब के पास भी चलूंगा जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। देखिए गवर्नर साहब, बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी आतंकवादियों के साथ। देखिए हमने आतंकवाद का अंत किया है और आतंकवाद का अंत बहुत जल्द होगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। जहां तक सिफ्ती हसन साहब ने बात कही, देखिए नागालैंड में हमने बात की, कहां बात की, लेकिन यहां एक पूरा मुल्क आतंकवाद को बैक कर रहा है जिसका नाम पाकिस्तान है, और जो यहां दहशतगर्द भेजता है। पाकिस्तान अब अपनी यहां जो उसकी यहां पहले जिस तरह से पजराई होती थी वो अब खो चुका है। अब पाकिस्तान ने दूसरी कोशिश की, अब छोटे छोटे वेपन लेके यहां, मैं पहले भी कह चुका हूं, आम शहरियों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को टारगेट, एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश। लेकिन मैं आपको कहता हूं दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहा है, दहशतगर्दी को किसी भी हाल में बर्दाश्त किएगा, और टेरर एंड टुगेदर ये हमने बहुत पहले कह चुका, दहशतगर्दों के साथ बात करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। एक को खत्म करके जम्मू कश्मीर को आतंक फ्री बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप बने रहे हमारे साथ। सलमान निजामी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया जी सलमान ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा हालात जो बने हैं, 3 दिन के दौरान 5 कैजुअल्टियां, और इससे सिर्फ चंद दिन पहले मरकजी वजारत दाखिला का एक रिपोर्ट कार्ड सामने आया जिसमें कहा गया कि अगस्त से लेकर इन 2 सालों के दौरान कितना काम किया गया है, कितने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, कितने अलहदगी पसंद लीडरों को नजरबंद रखा गया, और सिचुएशन ऑफ प्रोग्रेस एंड पीस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आज मैंने थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती का भी स्टेटमेंट देखा, उन्होंने उसको पूरी तरह से पंचर करने की भी कोशिश की है। आज चूंकि आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक पॉलिटिकल नजरिया रखते हैं, किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल को आप देख रहे हैं जी? देखिए गवर्नर साहब, 370 जब हटा था, हमने आपके चैनल पे डिबेट किया था, आप भी एक सीनियर सहाफी हैं, और कश्मीर में आपने बहुत अरसे से रिपोर्टिंग की। हमने वो दौर भी देखा जब कश्मीर में पैसे की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा जो है पानी की तरह बहाया कश्मीर में, लेकिन उसके बाद भी हालात खराब। मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का भी दौर देखा था, 3 टायर जो है शिफ्टिंग में काम होता था, और जिस तरीके से उस वक्त चाहे डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, चाहे रोड्स हो, सब कुछ काम चल रहा था, लेकिन फिर भी हालात खराब। समझने की ये बात है कि कश्मीर सेंटिमेंट को समझने की बात। अब भाजपा, मुझे पता है 370 आपने हटाया, आप सेलिब्रेट कर रहे थे, और आज नतीजा क्या है? आपने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को हम 3 महीने के बाद साहब कश्मीर लाएंगे। आज कितने साल हो गए? 2 साल से भी ज्यादा हुए। कितने कश्मीरी पंडित वापस आए? आज तो लोग मर रहे हैं। इसमें मजहब को भी देखना नहीं चाहिए, चाहे कोई कश्मीरी पंडित मर रहा है, चाहे कश्मीरी मुसलमान मर रहा है, चाहे सिख मर रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है मर रही है, उसमें हमारे सैनिक भी आते हैं। आज आप देखिए जो कश्मीर है उसमें चाइना एक पार्टी बन चुकी है। अभी भी गलवान जो है, गलवान वैली में चाइना पीछे नहीं हटा है। अभी उत्तराखंड में हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया कि काफी तादाद में जो है चाइनीज फोर्सेस जो है उत्तराखंड में घुसी है। और आपने क्या किया कश्मीर में? आपने क्या रोजगार दिया? आप कहते थे कश्मीर में आतंकवाद जो है खत्म हो जाएगा, आपने रोजगार भी नहीं दिया, हमारी स्टेट छीन ली। वहां आप कहते हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई पत्थर खत्म हुए। पत्थर तो खत्म हुए, लेकिन गोलियां चल रही हैं। आज श्रीनगर में आप सेफ नहीं है। जो बिंदु साहब है, मैं जाती उनको जानता हूं, बहुत ही निहायती शरीफ। हर कश्मीरी आज दुखी है, कोई भी जश्न नहीं मना रहा है। और जो नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि भाई इसमें एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है, जो ये भाजपा के लोग हैं, जो इन्होंने प्रॉक्सीज वहां खड़े किए हैं, वो मफाद परस्त लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी नई पार्टी जो बना है। मैं स्पेसिफिक इस पर रहना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स ठीक है जी, लेकिन बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि देखिए जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, उससे पत्थर तो कम हुए हैं, लेकिन पत्थर की जगह बंदूक ने लिए और छोटे हथियारों ने लिए। ये आपका क्रैक्स है इस पूरी तकरीर के दौरान। मैं अल्ताफ आप ही के पास आऊंगा, आप भी यही कह रहे हैं कि जनाब पत्थर कम हुए, लेकिन अब पाकिस्तान से छोटे हथियार आ रहे हैं, तो ये कहीं और की ओर हम नहीं जा रहे हैं फिर? तो वो सिचुएशन कहां पर है? उस प्रागिस रिपोर्ट को कैसे मैं सही मानूं जो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से गुज़श्ता दिनों दी गई थी? देखिए गवर्नर साहब, बम, गोलियां या पत्थर की आप बात करें, देखिए कम से कम शुक्र इस बात का तो करें कि सलमान निजामी साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, पत्थर कम हुई, हड़तालें कम हुई, और जो धरनाएं यहां होती थी रोज वो कम हुई। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अब मिलिटेंट हूं मैं,
अब वो ताकत नहीं रही कि वो सामने आके लड़ाई लड़े, इसलिए बुजदिलों की तरह उन्होंने छोटे हथियार इस्तेमाल करके यहाँ खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पीछे मैं ये लॉजिक मानता हूं कि जो मिनिस्टर्स का विजिट यहाँ रहा, जो उन्होंने नई यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनकी इनाग्रेशन हुई और एक माहौल सर जाए यहाँ बना, जो जम्मू कश्मीर का एक डेवलपमेंट के रास्ते पे, यहाँ से जो फीडबैक लेके इसको एक डेवलपमेंट के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे, कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपार्श दहशतगर्द ये नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये कोशिश की है कि अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक बड़ा मुद्दा छेड़ा कि देखिए हमने दिल्ली से बड़े लोग आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि विद इन द बीजेपी कैंप से ही आवाजें उठी कि जनाब जो लोग आ रहे हैं इनकी एक्सेस ही कहीं पर नहीं है, किससे मिल नहीं है, सिलेक्टेड लोगों से मिल रहे हैं और सरकारी बाबू जो उन्हें स्क्रिप्ट दे रहे हैं वही वो जो अलग अंदर पढ़ रहे हैं और ग्राउंड जीरो से किसी को पूछा भी नहीं जा रहा। ये तो आप ही के कैंप से आवाज। देखिए गवर साहब जितने भी मिनिस्टर्स यहाँ आए, देखिए जहां डिस्ट्रिक्ट में हुए, हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक तो आम जो पब्लिक डेलीगेशन है उनके साथ मिले, पंचायत राज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, बीडीसी से मिले, डीसी, यही तो आज के डेट पे हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे मिलना मतलब पब्लिक के साथ मिलना है, ये सीधी सी बात है। और जहां जहां भी मिनिस्टर गए वो कुछ देके गए और कुछ यहां से फीडबैक लेके गए, ताकि जम्मू कश्मीर की जो आगे वाली जो नीति होगी, जो पॉलिसी होगी, उस बेस पे वो बनाई जाएगी, वो अन्य प्रधानमंत्री के वहां समक्ष पेश की जाएगी और जम्मू कश्मीर को एक खाका खींचा गया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आगे काम की जाए। और जहां तक देखिए आतंकवादियों को इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन आई है, बौखलाहट का शिकार आ गए हैं कि जो मिनिस्टरों को यहाँ रेस्पॉन्स लोगों में मिला है, जिस तरह से लोग यहाँ उनसे मिले हैं, यही वजह है कि फ्रस्ट्रेशन का वो अब आम मौसम लोगों को उसका शिकार बना। तो सलमान, क्या मैं ये मानूं कि जो अल्ताफ ठाकुर साहब कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से पीस प्रोसेस बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को खोला जा रहा है, मिनिस्टर्स की एक्सेस ग्राउंड जीरो पर हो रही है, उससे खौफजदा मिलिटेंसी है और मिलिटेंट उससे खौफजदा होकर अब सिविलियन टारगेट कर रहा है। क्या इस नैरेटिव को सही माना जाए? देखिए गौर साहब, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपने देखा होगा कश्मीर में मदारी वाले जब आते थे, वो एक बंदर को कुछ बिस्कुट खिलाते थे और बंदर नाचना शुरू करता, लोग तालियां बजाते थे। भाजपा के नेताओं को पता ही नहीं है कश्मीर को हैंडल कैसे करना है। एक तरफ आप पाकिस्तान को, मेरे यहाँ साथी जो है गाली निकाल रहे हैं, अरे आपके जो प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो इमरान खान को बर्थडे ग्रीटिंग्स क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं तालिबान, आप तालिबान के साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं कतर में? आप क्यों बैक सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में? जो आपके जो होम सेक्रेटरी हैं वो बाहर के मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान से बातचीत करते हैं। ये आपकी हिपोक्रेसी फेल है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमने करना क्या है। 3 साल से आपको ये नहीं पता चल रहा है, कभी आप एडवाइजर चेंज कर रहे हैं, कभी गवर्नर चेंज कर रहे हैं। एक गवर्नर नाकामयाब हो जाता है, दूसरे को लाते हैं, वो कहते हैं मैं 1 लाख नौकरी दूंगा, दूसरा कहते हैं 50,000। कश्मीर को आप समझ नहीं पा रहे। ये साहब ये नहीं है कि आप वहां लॉलीपॉप देंगे और कुछ बंदरों को नचाएंगे सड़कों पे, आप कहते हैं कि सब ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। आप कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट से खड़ा करेंगे, हमने कश्मीर में जो है ऑल इज वेल का नारा तो आज का नहीं ना है, ये तो सन 96 में लगाया गया जब कांग्रेस का टेन्योर था, उसके बाद भी लगाया गया जब लोग मर रहे थे और नेशनल कांग्रेस के वर्करों को मारा, तभी तो कहा गया था कि ऑल इज वेल। नहीं किया गया। सुनिए गौर साहब, आप सीनियर सहाफी हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा। पहले सरकारों की अप्रोच डिक्टेटरशिप नहीं थी। सरकारें अगर नौजवान कश्मीर का जो है किसी गलत लाइन पे जा रहा था, हमारी सरकारों ने उसको कंपनसेट किया, उसको ऑफर दिया कि भाई गोली आप बंदूक छोड़िए, हम आपको नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे। ये नौजवान जो है उससे हालात बदले, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद क्या हालात बदले? आप देखिए 2013 देखिए, सैलानी कितने कश्मीर में थे, हम तो खुशहाल थे। आपने 370 हटा दिया। आज हमारा जो है कश्मीर में हालात आपने क्या पैदा किए। छोड़िए मिलिटेंसी को, आप रोजगार देखिए आपने कहां पहुंचाया, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। आज दोनों खितों के लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों पे। जो मुलाजिम हमने लगाए थे उनको आपने निकाल दिया। आपसे नहीं समझा जा सकता। ये मानो कि पॉलिसियां अडॉप्ट की गई हैं, उसका एक गुस्सा है, उसकी नाराजगी है जो हम नौजवानों के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि ना मिलिटेंसी का ग्राफ तो बड़ा कम हो गया जी, सरहद पार से भी कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से ये OGWs या दीगर ग्रुप्स एक्टिवेट होना और ये सब कुछ होना, तो क्या मैं ये मानूं कि ये नाराजगी का कुछ फैक्टर है या पॉलिसी का साइड इफेक्ट है जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए गवर साहब, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान अभी भी इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है और ये दुनिया जानती है कि बहुत पहले से यहाँ हथियार है। और यार 90s जैसी पूछे नहीं कि यहाँ डॉक्टर फारूक जैसे बड़े नेता को भी कश्मीर छोड़ के लड़ना जाना पड़े। रही दूसरी बात,
देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमन का पैगाम हम देते हैं। हम लाहौर बस के जरिए वो भी जानते हैं और हम अंदर जाके दो बार घुस के मारना भी जानते हैं। यही हमारी नीति है, यही हमारी रीत है, यही हमारी नेता की नीति, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि नीति, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट और विकास को साथ लेके चला। अब पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है और हमेशा वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी को, और जो वेपन जो आज शार्ट वेपन देख रही है आज का नहीं, यहां 30 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और ये जंग आज अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है और इस जंग पे काबू पाके दहशतगर्दों का सफाया करके जम्मू कश्मीर को एक आखिरी चीज सलमान जो आपसे जानना चाहूंगा, ये इस तरीके के स्टेटमेंट ये पहले बार नहीं है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जनाब आखिरी लेग पर है जी, मिलिटेंसी बस अब खत्म हो रही है, वी आर ऑन टॉप। लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए और माजी में भी आए हैं। हालात को बेहतर कैसे बनाया जाए, और ये जो आज इनसिक्योरिटी एक फील हो रही है, चाहे वो इलेक्टेड आदमी है या आम आदमी है, इस इनसिक्योरिटी को खत्म कैसे किया जाए कि उसके लगे कि भैया मैं सेफ हूं, चलिए जैसे भी हालात है मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। यह जिम्मेदारी कैसे डेवलप होगी? देखिए, जो कश्मीर का मॉडल था, ये कहते हैं पत्थरबाजी खत्म हुई, आज तो पूरे मुल्क पे पत्थरबाजी हो रही। आज आपने इंटरनेट बैन कर दिया वहां प्रियंका गांधी को डिटेन करके। आप पहले कश्मीरी लीडरों को करते थे, अब यही पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में है। मेरा मानना यह है कि आपने कश्मीर के युवाओं को एलिमिनेट किया अपने से। आज वहां का बेरोजगार नौजवान जो है वो कहता है कि भाई मैं अगर एक डिग्री लेके आया हूं, लेकिन जो रिटायर आदमी है उसको आपने नौकरी पे बिठा दिया फिर से, और मुझे जो है बोला कि भाई तेरे लिए नौकरी नहीं है। आप वहां के बेरोजगार लोगों को प्रवोक कर रहे हैं और आपने ऐसे कानून लाए कि अगर कोई पत्थर फेंकता है उसको आपने जी पासपोर्ट नहीं देना है, उसको नौकरी नहीं देना है। भाई ये पॉलिसियां आपने लाई हैं, इससे वहां के नौजवान जो है प्रवोक हो रहे हैं, एलिनेट हो रहे हैं आपसे। आप जानबूझ के चाहते हैं कि कश्मीर का नौजवान जो है पत्थर उठाए, बंदूक उठाए। अगर आपने उनके साथ एक पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट की हो कि जो बच्चा है अगर वो किसी दूसरे रास्ते पे जा रहा है उसको समझाइए प्यार से। उसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको बोले कि आप ठोक देंगे इसको, गोली नहीं। आप किसको मार रहे हैं? हमारे बच्चों को मार रहे हैं। वो लड़के कौन है? तो आपका ये मानना है कि आयरन हैंड वाला मामला है, इसको हमने मोल्ड करना होगा और हमने ये देखना होगा कि रास्ते कैसे खोले जाए ताकि ये जो लेफ्ट राइट पर है कोई, उसको भी वापस पटरी पर लाया जाए, लेकिन एक पॉलिसी को लेकर पॉजिटिव अप्रोच, डिक्टेटरशिप नहीं। डिक्टेटरशिप से लास्ट क्रिमिनल ठाकुर साहब लगातार ये कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है जी, मैं इसकी बात से तो तायद नहीं करूंगा, लेकिन ये बताइएगा क्या पॉलिसी में कोई शिफ्ट हो सकता है आज के दिन में? क्योंकि ये सिर्फ सलमान की बात नहीं, मैंने कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों से बात की, उनका मानना है कि देखिए अप्रोच को थोड़ा सा हमने और सॉफ्टन करना होगा। ये जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच अडॉप्ट किया गया है, इससे एलिनेशन बहुत सारे लोगों को है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। देखिए गवर साहब, दहशतगर्दों को हम खीर और दूध खिला नहीं सकते, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, और ये हमारी पार्टी क्लियर है। यहां तक ये जिन लोगों को भटके हुए नौजवान कहते वो आतंकवादी है और जिन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखी है। जहां तक सख्ती की बात की, देखिए हमने सख्ती की, हम मानते हैं, मैं मानता हूं, हम मानते हैं हमने सख्ती की, लेकिन 2 सालों में एक पलट क्या, एक पलट भी कहीं नहीं चला, एक पत्थर नहीं चला और एक नौजवान शेख मरा नहीं है। फिर हमारी पॉलिसी का नतीजा फिर सरेंडर मिलिटेंट्स आपके पार्टी में क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? बाप को सरेंडर मिलिटेंट्स को क्यों आप इलेक्शन लड़वाते हैं? कंधे पे वो भी तो आतंकवादी थे, नहीं उठाने देंगे। उनको क्यों आपने अपनी पार्टी में लाया? हम दूध और आप क्यों उनके साथ हाथ मिलाते हैं? तो सेपरेटिस्ट के साथ जिस लैंग्वेज आपने सजाद लोधी के साथ हाथ क्यों मिलाया? आपने महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों हाथ मिलाया? ये आपकी चलने वाली नहीं है। आपने कश्मीर को बर्बाद किया है और 2-2.5 साल में कुछ आप हासिल नहीं कर पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब और सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। चूंकि हालात ऐसे हैं जी, जम्मू कश्मीर पर जितनी भी आप बात करेंगे बहुत कम है, लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है और सिविलियन कैजुअलिटीज की हो तो जम्मू में भी इसका इफेक्ट आज देखने को मिला। जम्मू के अंदर कई लोगों की तरफ से, कश्मीरी पंडित ग्रुप्स की तरफ से एहतजाज किया गया और एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सख्ती के साथ उन लोगों के साथ पेश आया जाए जो लोग इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। जम्मू में हो और आपने देखा कि
कल जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो है 3 लोगों की जो है निर्मम हत्या की गई, उसी के चलते आज भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पे आके बैठे बट किस तरह से देखते हैं कि एक सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है कश्मीर के अंदर, और उस तरह से कहने के जो 90 के दशक में भी बिंद्रू जी की बात करें तो वो समय अपनी सेवाएं वहां पर प्रदान कर रहे थे, और आज इस तरह की बर्बरता देखने को मिल रही है कश्मीर में। एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि वहां पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है, कश्मीरियों को वहां पर बसाया जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को? ये साफ दर्शाता है, इससे 2-3 चीजें सामने उभर के आती है। एक, 89-90 के हालात भी इसी तरह से सिलेक्टिव किलिंग से शुरू हुआ था, तभी हमें रात के अंधेरे में भागना पड़ा। आज उन लोगों को ये जवाब है जो अक्सर कहा करते हैं कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडित को निकाला। कल का बिंद्रू साहब कश्मीर में तो रह रहा था, वो तो हमारी तरफ डिस्प्लेसड नहीं था, आज उसको क्यों मारा गया? ये साफ दर्शाता है कि भारत सरकार का अभी जो क्रिएट किया गया डिस्ट्रेस सेल का पोर्टल हुआ, जिसके अंदर एनक्रोचमेंट हो गई है, काफी जमीन को हड़पा गया, वो साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा है दोबारा से हमें तंग करना, फियर साइकोसिस क्रिएट करना, ताकि पंडित दोबारा से वापस आने की बात न करे। नहीं तो पिछले 10 साल से नौजवानों ने एक इनिशिएटिव लिया था, कश्मीर जाके हम मंदिर रिपेयर कर रहे थे, मंदिरों में जाते थे, हमारे एम्प्लॉइज वहां पे काम करे, और काफी सारे लेबर तबके के लोग राजस्थान, बिहार और यूपी से आते थे। आज उनकी जिम्मेदारी लेना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, किसी के साथ दोबारा अनसाइंटूवर्ड न हो। और कश्मीर के ये जो हालात बार बार ऐसे दोबारा फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, इसके पीछे जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी को आप नहीं तोड़ेंगे, ये हालात पुरअमन होने वाले नहीं है। और आज मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो हमें डरका रहे हैं, धमका रहे हैं ऐसे वारदातों से, कि कश्मीरी पंडित नौजवान अब डरने वाला नहीं है। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा, लेकिन कश्मीर का पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, जिस तरह से एक सरकार का ये कहना है कि कश्मीरी पंडित को वहां पर बसाना है, तो क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार लगातार आश्वासन दे रही है और लगातार गवर्नर साहब भी यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं कश्मीरियों के लिए जो है एक पॉलिसी तैयार की जा रही है, किस तरह से देखते हैं कि इस पॉलिसी में आप वहां पर जाना सुरक्षित अपने आप को समझते हैं? जो मैं आपसे बात कहूंगा ना, ये मैं इमोशंस में नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से 15 साल से ये कहते आ रहा हूं, कश्मीर के हालातों के लिए जब तक कश्मीरी पंडित को एक पार्टी नहीं बनाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तब तक कश्मीर वैली के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। मैंने पहले से मांग रखी कि अमित शाह जी गृह मंत्री के अंडर एक एपेक्स कमेटी बननी चाहिए, जिसके मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहेंगे, ताकि आपको हम एक रियल सेंस में कश्मीर का फीडबैक देंगे कि कश्मीर के हालात कैसे पुरअमन हो सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि सारे के सारे कश्मीर वैली में लोग इन लोगों के साथ नहीं है, एक गिना चुना तबका है, उनकी रीढ़ की हड्डी जो पाकिस्तान में जिंदा है, आप उसको तोड़िए, कश्मीर के हालात जरूर ठीक होंगे। मोदी जी, जो वर्ल्ड में आप अपना विल पावर शो कर रहे हैं, वो विल पावर समय आ गया, कश्मीर वैली के अंदर आप प्रूव करिए, और कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी पंडित जरूर जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको जाने से नहीं रोकेगी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जम्मू में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया गया है, के बाद मुझसे बातचीत कर रहा था, और जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं इन आतंकियों की जो है जो रीढ़ की हड्डी है, इनको तोड़ा जाए, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, और पाकिस्तान। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब जम्मू की, लेकिन श्रीनगर के अंदर बिंद्रू की बेटी भी आज सामने आई, यानी मरहूम उस आदमी की बेटी सामने आई जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, कश्मीर के अंदर रहा, लेकिन आज जिन अल्फाज के साथ उन्होंने बाप को याद किया और ये कहा कि वो यहीं पर रुकेंगे, वो काबिल तारीफ था। क्योंकि आज ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडर वहां पर आए और उन्होंने ताजियत की और उनसे बातचीत भी की, और बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी चीजें जो है वो बताई। क्या कुछ हुआ है वहां पर, जरा देख लीजिएगा। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working,
If you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं। ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा साहब। चलिए जी।